हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कक्षा 10वीं का अध्याय 15 हमारा पर्यावरण अवर एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पारिस्थितिक तंत्र, खाद्य श्रृंखला के प्रकार इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल की थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा फूड वेब, खाद्य जाल। उसके बाद जब खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला दोनों को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन के बारे में। जैव आवर्धन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उदाहरण सहित इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आज की इस वीडियो का जो हमारा अंतिम टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन के क्या परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का टॉपिक खाद्य जाल, फूड वेब। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में किसी न किसी खाद्य क्रम में जुड़कर एक जटिल जाल सा बना लेती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। बहुत इजी है। देखो, हमने पढ़ा है कि पारिस्थितिक तंत्र में बहुत सी जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो होती है। तो कई बार क्या होता है, कुछ जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो किसी न किसी खाद्य क्रम या पोषण स्तर पर एक दूसरे से जुड़ जाती है। ठीक है, जब वो जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, एक जटिल जाल सा जो है वो बन जाएगा, और उस जाल को हम क्या कह देंगे, खाद्य जाल। ठीक है, तो जैसे एक नेटवर्क जब बन जाएगा, नेटवर्क ऑफ फूड चेन, उसको हम क्या बोल देंगे, फूड वेब कह देंगे। उदाहरण से या इसको एक डायग्राम से जो वो समझने की कोशिश करते हैं, इजी हो जाएगा। तो जैसे ये एक आपके सामने एक जो अब मैंने आहार जाल लिया है। देखो, घास है, घास को खाया चूहे ने। अब चूहे को बाज भी खा सकता है और चूहे को सांप भी खा सकता है। उसी तरह से घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को बाज भी खा सकता है, और मेंढक और सांप। उस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे दो या दो से अधिक जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो आपस में मिलकर एक नेटवर्क बना रही है, जो क्या बन गया, हमारा खाद्य जाल। ठीक है, तो ये खाद्य जाल का एक उदाहरण है। इस डायग्राम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि खाद्य जाल में कैसे जो है वो खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती है। इसके बाद खाद्य जाल को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से कारक हैं जो खाद्य जाल को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये मुख्य 3 कारक हैं जो इसको खाद्य जाल को प्रभावित कर सकते हैं। पहला है खाद्य श्रृंखला की लंबाई, कितनी लंबी या कितनी छोटी, उस पर जो वो प्रभावित करता है हमारा खाद्य जाल। दूसरा है भोजन प्रवृत्तियों के कारण जीवों में मिलने वाली विविधताएं। और तीसरा जो कारक है जो हमारे खाद्य जाल को प्रभावित कर सकता है वो है हमारा खाद्य श्रृंखला में विभिन्न उपभोक्ता स्तरों पर विभिन्न विकल्प। ठीक है, जब विभिन्न विकल्प होंगे, ठीक है, तो उस तरह से जो हमारा नेटवर्क है वो ज़्यादा बनेगा, और ये कारक किसको प्रभावित करता है, हमारे खाद्य जाल को। ठीक है, अब देखते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में मुख्य क्या डिफरेंस होता है। हम दोनों को डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको अब कोरिलेट करते हैं कि इनमें क्या अंतर होता है। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है, ये एक सरल संरचना है। ठीक है, जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। इजी है, क्या है, ये एक सरल संरचना है जिसमें ऊर्जा कहाँ से जाती है, एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। लेकिन खाद्य जाल क्या है, ये एक जटिल संरचना है। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र से खाद्य श्रृंखला इसमें क्या हो रही है, परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती है। 2 या 2 से अधिक खाद्य जो हमारी श्रृंखलाएं हैं वो आपस में मिलकर जो वो एक नेटवर्क बनाएगी, जिसको हम खाद्य जाल कहेंगे। इसलिए ये एक जटिल संरचना है। दूसरा, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रोड्यूसर से प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय पोषक स्तर एंड सो ऑन। लेकिन खाद्य जाल क्या है, इसमें ऊर्जा की प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है, जो हमने पीछे डायग्राम में देखा। ठीक है, उसके बाद तीसरा डिफरेंस मुख्य रूप से क्या होगा, खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः जीवों की संख्या कम होती है, और एक खाद्य जाल में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, और खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई क्यों कम होती है, यहाँ पे कौन सा नियम आएगा, ऊर्जा का 10% नियम। ठीक है, अगर देखो 3 से 4 पोषक स्तर से आगे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगला जो पोषक स्तर रहेगा उसको कोई भी ऊर्जा नहीं बचेगी। इसलिए जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है हमारी,
उनकी जो लंबाई है या जो पोषक स्तर है वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय तक जो है वो मैक्सिमम हो सकते हैं। उसके बाद जो है वो ऊर्जा आगे नहीं बचती है, जिसको ऊर्जा का 10% नियम में हमने पढ़ा था। अब जैववर्धन के बारे में जानते हैं। तो जैववर्धन क्या है? आहार श्रृंखला में हानिकारक पदार्थों का आना व एक स्तर से दूसरे स्तर तक उनकी वृद्धि व संग्रहित होने के प्रक्रम को जैव अवर्धन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, जब एक आहार श्रृंखला चली हुई है तो क्या होता है, कुछ हानिकारक पदार्थ जो है वो उसमें एंटर कर जाएंगे और वो सबसे उच्चतम जो पोषक स्तर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मनुष्य में जो है वो हानिकारक पदार्थ जो है वो एकत्रित होते जाएंगे और इस प्रक्रम को हम क्या बोल देंगे? जैव अवर्धन। ठीक है। मुख्य रूप से जैव अवर्धन से मनुष्य जो है वो इससे सबसे ज़्यादा जो है वो अफेक्टेड होता है। होता क्या है कि जब भी इसको हम आगे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि जैव अवर्धन होता क्या है। ठीक है, लेकिन इतना इसकी डेफिनेशन क्या है? हानिकारक पदार्थों का एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाना। जैसे उदाहरण लेते हैं, इससे हम इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखो, हम विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए कीटनाशी एवं रसायनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? वो मिट्टी से होते हुए पौधों में चले जाते हैं और पौधों से अल्टीमेटली वो कहाँ पहुंच गए? हम तक। तो क्या होगा? इस तरह से जो ये रसायन है वो हम तक पहुंच गए। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे ऊपर का जो पोषक स्तर है वो उससे सबसे ज़्यादा क्या होता है? अफेक्टेड होता है। इसी तरह जल में भी ये रसायन एक स्तर से दूसरे स्तर में जाते रहते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। जो बायोमैग्निफिकेशन है एक जो है वो इसको समझना, और ये बहुत ज़रूरी है, जो अफेक्ट करती है। अब क्या हुआ? देखो, ये प्रदूषित सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये जो प्रदूषित होते हैं वो विघटित नहीं होते तथा प्रत्येक पोषक स्तर पर संचित होते जाते हैं। इनको जो इनका विघटन है वो नहीं होता है, इसलिए ये संचित होते जाते हैं। क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत है, ये प्रत्येक पोषक स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं। क्योंकि इनका जो है वो इनको हम जो है वो ये खत्म नहीं होते हैं, इनका विघटन नहीं होता है, इसलिए ये संचित होते जाते रहते हैं। और सबसे जो लास्ट पोषक स्तर होगा उसमें ये सबसे ज़्यादा जो है वो इनकी क्या होती है? जो है वो जो इनकी संख्या होती है, या हम कहें अमाउंट होगा, कंसंट्रेशन होगी, वो सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद जैववर्धन से क्या प्रभाव है या क्या हानियां होती है? तो इससे तो आपको पता ही है, मनुष्य में क्या होगा? मनुष्य में कैंसर हो सकता है, यकृत व वृक्क संबंधी रोग आदि उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि ये हानिकारक पदार्थ है और अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा हम में पहुंच रहे हैं। तो इससे बहुत सारे रोग जो है वो पैदा होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम जलीय खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करूं मैं, तो क्या होता है? ये पक्षियों में जो हमारे पक्षी होते हैं उन तक जब ये पहुंच जाते हैं खाद्य श्रृंखला में, तो उनके अंड कवच को कमजोर कर देते हैं। ठीक है, इनमें कैल्शियम जो उपापचय प्रभावित होता है, इस प्रकार पक्षियों की सृष्टि घट जाती है। लेकिन मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि हर तरीके से जो जैव अवर्धन है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो जल में रहने वाले हमारे जीव है, जो हमारी खाद्य श्रृंखला का सबसे ऊपर का जो पोषक स्तर होगा उसको सबसे ज़्यादा खतरा होगा। ठीक है, तो आज हमने आहार जाल और जैववर्धन के बारे में डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ओजोन परत के बारे में। थैंक यू।